हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 4 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर की पुस्तक आ चुकी है और फटाफट से जाकर के फ्लिपकार्ट या आप अमेजन पर जाकर के इसे परचेज कर लो। जितनी जल्दी आप परचेज करोगे उतनी जल्दी आप तक बुक पहुंचेगी और उतनी जल्दी ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। चलिए शुरुआत करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन से, क्विक रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि तमिलनाडु में समुद्र पथ पर कन्याकुमारी में एक्चुअली में भारत का सबसे लंबा कांच का ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में हुई संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार ये जीता हुआ है, केरल को हरा करके जीता इसने। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित किया गया है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 वर्ष को, यानी इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का रिफॉर्म किया जाएगा, बहुत सारे नए नए परिवर्तन किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इस पर मैंने कल रात को एक वीडियो दी हुई है, आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठ गई है इस वीडियो को लेकर के। लोग कयास लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम बदल करके कश्यप किया जा सकता है, कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है ऋषि कश्यप के नाम पर। तो क्या है पूरा मामला, आप देखिए कल की रात की वीडियो, चैनल पर जाइए वीडियो मिलेगी। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा बढ़ा करके 2025-26 तक कर दी गई। एसोचैम के नए महासचिव होंगे मनीष सिंघल। और केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। केरल में है वायनाड और ये प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सई परांजपे को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। कल आपने इसको डिटेल में पढ़ा था, आज रिवीजन किया 1 मिनट में वन लाइनर फॉर्म। अब आगे हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इससे पहले क्विज पीडीएफ आप एमजीटी ऐप से सॉल्व कर लिया करो, यहीं पर मिलती है फ्री में। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया जाता है साथियों 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ये लुई ब्रेल की जयंती की याद में मनाते हैं। लुई ब्रेल कौन थे? लुई ब्रेल जो थे ये ब्रेल लिपि के जनक थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ये जो मैं बना रहा हूँ ना डॉट डॉट, ये 6 डॉट है, गिनो इसको काउंट करो। ये 6 डॉट जो है ये 2 2 4 1 5 6 जो डॉट बनेगी, ये 6 डॉट्स में होती हैं अंक, ठीक है ना, मतलब अक्षर लिखे जाते हैं। और इसी को टच करके जो दृष्टिबाधित पर्सन होते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, वो लोग इसी को टच कर करके इस लिपि के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं और समझ पाते हैं क्या लिखा है क्या नहीं, है ना। तो ये ब्रेल लिपि होती है और इसी ब्रेल लिपि की जो खोज किए थे वो थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, उन्हीं की जयंती होती है 4 जनवरी को और इसीलिए हम लोग मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। थीम है इस बार की एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी एंड कैमराडेरिया। तो एक बात और याद रखना जो मैंने आपको फोकस करके बताई हुई है कि इसमें कितने डॉट्स होते हैं, एक लाइन में 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। लुई ब्रेल में जो ब्रेल लिपि होती है उसमें प्रत्येक लाइन में 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो 2019 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। 2018 के दिसंबर मंथ में यूएनजी ने घोषणा किया था, उसके बाद पहली बार 2019 को मनाया गया, ठीक है। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। ये 4 व्यक्ति इस बार भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करेंगे। भारतीय खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपको पता हो कि 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। और पहले प्राप्तकर्ता 1991-92 में सबसे पहले कौन पाया था? ये पुरस्कार पाए थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता यही थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। आगे चल करके वर्ष 2021 में जब ओलंपिक समाप्त हुआ, तब उसके बाद पीएम मोदी ने घोषणा की कि अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 2021 में किया गया ये परिवर्तन, ये याद रखना, ठीक है जी। खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। अच्छा,
एक और डेवलपमेंट हुई है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा, पहले पूरा डिटेल से आप सुनते जाओ। देखो, मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 को मिला हुआ है ये, और इसमें कई कैटेगरी होती हैं, अभी सब आपको धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देता कौन है और कहाँ दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया जाता है और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। कब देंगे ये पुरस्कार? तो 17 जनवरी को एक विशेष समारोह आयोजित करके दिया जाएगा पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए, तो ये घोषणा 2 जनवरी 2025 को की गई, ये वर्ष 2024 के लिए था। अब बात आती है पुरस्कारों की। तो इस बार देखिए कितने पुरस्कारों की कैटेगरी में दिए गए। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सभी शामिल। ये दबा रिपीट हो गया। चलिए, तो ये पुरस्कार है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, कितनी कितनी संख्या में दिया गया है। अभी देखो, अभी क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए ना, उसमें संख्याएं भी पूछी गई और किसको किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है ये सब भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार जैसे पिछली बार 26 को दिया गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। इस बार 32 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 4 को मैंने आपको लिस्ट भी दिखाया, 4 को खेल रत्न दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों के कोच को। अब ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो रेगुलर कैटेगरी मतलब जो अभी कोच हो और कोचिंग दे रहा हो खिलाड़ियों को। लाइफ टाइम मतलब कि जो कोच अपने पूरे जीवन भर में कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी बढ़िया से बनाया हुआ हो, उसको उसकी लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 को लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, 3 को दिया गया है रेगुलर कैटेगरी के लिए। अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा सब आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसको याद रखना क्योंकि ये नया पुरस्कार है, ठीक है ना। ये अब नया पुरस्कार है, इसको ध्यान रखना। पहले ये था ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार था, इसका नाम बदला गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, तो वो अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कर दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये 3 को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी लिस्ट है। डी गुकेश चेस से संबंधित हैं और इनको ये पुरस्कार मिलेगा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी कैप्टन हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। और मनु भाकर शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से हैं और इन्होंने 2 मेडल इस बार जीते थे ओलंपिक में। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं और इकलौती भारतीय हैं, ठीक है ना। एक बार इन्होंने सिंगल्स में जीता, एक बार इन्होंने मिक्स डबल्स में जीता। अब दूसरी कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी में दिया जाता है, रेगुलर और लाइफ टाइम। तो रेगुलर कैटेगरी के लिए श्री सुभाष राणा को दिया गया, पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं। इसके बाद दीपाली देश पांडे को दिया गया, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। श्री संदीप सांगवान को दिया गया, हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 2 कोच को दिया गया है, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के हैं और अरमांडो एंगलेनो कलाको को, ये फुटबॉल के खिलाड़ी। पूरा आपको एक एक लाइन पढ़ करके एक एक अवार्ड के खिलाड़ियों का विजेताओं के नाम पढ़ करके बताऊंगा, क्योंकि ना आप लोग ना बाद में शिकायत बड़ी करते हैं। मैं आपको लिस्ट देता हूँ जब बाद में, तो फिर आप कहते हो कि ये तो पढ़ाया नहीं गया था, केवल लिस्ट दे दिए थे, है ना। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, पूरा आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ देखो, श्री सुचा सिंह ये एथलेटिक्स में है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए। एक ये भी कैटेगरी है, ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट एंड गेम 2024। तो ये सुचा सिंह को मिला है और मुरलीकांत राजम पेटकर को मिला है। तो ये 2 लोग को ही मिला है अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, लेकिन 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, अभी उसकी लिस्ट आगे दिखाऊंगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये नई कैटेगरी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिया जाता है उन संस्थाओं को, इसे संस्थाओं को जो क्या करती हैं, उन संस्थाओं को दिया जाता है जो खेल को बढ़ावा देती है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। तो फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है इस बार का, ठीक है। ध्यान रखना, ये पुरस्कार संस्थाओं को दिया जाता है। फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी कहते हैं, MAKA ट्रॉफी। ये किसे दिया जाता है? ये जो खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स होता है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आप सुने होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है।
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए रहते हैं उनको दिया जाता है, यानी ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पूछा जाएगा डायरेक्टली, किससे दिया जाता है, तो आप बताओगे ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। पूछा जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन किसे दिया जाता है, संस्थाओं को दिया जाता है, ऐसी संस्थाएं जो खेल को बढ़ावा देती हैं। तो इस बार 3 को मिला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 को मिला माका ट्रॉफी। अब देखो ये बात है अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड किसे मिला, 32 को मिला। ठीक है ना, खेलों में उत्कृष्टता, नेतृत्व और खेल कौशल अनुशासन दिखाने के लिए। कौन कौन है, तो ज्योति याराजी, अन्नू रानी, नीतू, स्वीटी, यहाँ पर इनके डेडिकेटेड गेम्स हैं, किससे, किस खेल से संबंधित है। अवंतिका अग्रवाल, सलीमा टेटे, सलीमा टेटे फेमस हैं, इनको याद रखना, ये कप्तानी भी करती हैं, है ना। रानी रामपाल तो रिटायर हो गई हैं अब इनके बाद। अभिषेक, संजय, इसके अलावा जर्मनप्रीत सिंह, ठीक है, जर्मनप्रीत सिंह है ये। इसके अलावा सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीति पाल और जीवांजी, दीप्ति, अजीत सिंह, इसके अलावा सचिन सुजराव खिल्लारी, और इसके अलावा धर्मवीर पैराथलेटिक्स हैं। प्रणव सूरमा, इसके बाद एच हकाटो सेमा और सिमरन, नवदीप ये जान ही रहे हो ना गोल्ड वाले, वही वाले, नितेश कुमार, इसके अलावा टी मुरुगेसन और श्री सामंता सिवान, इसके अलावा संजय प्रकाश, अमन रामदास, रामदास, इसके अलावा कपिल परमार और मोना अग्रवाल है, इसके अलावा रुबीना फ्रांसिस हैं, स्वप्निल सुरेश हैं और सरबजीत सिंह हैं, अभय सिंह हैं। ये 32 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड इस बार मिलेगा। ध्यान रहे पिछली बार 26 को मिला था, इस बार 32 को मिलेगा। क्लियर है, चलिए ये मैं अलग से क्लिप भी काट करके आपको अलग वीडियो में दे दूंगा, जिससे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की एक अलग भी वीडियो आपको डेडिकेटेड रूप से मिल जाए। और फिर उससे 2 फायदा होगा कि आप जब रिवीजन करना होगा तो केवल वो क्लिप वाली वीडियो देख लेना, और मुझे भी बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इसकी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, सारा कुछ उसमें दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको UIDAI का CEO नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों भुवनेश कुमार को। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आईडी को अलग कर देना तो आराम से आप डिकोड कर पाओगे फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा गया है और पूछा जाता है। UIDAI का फुल फॉर्म तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके भुवनेश कुमार बनाए गए हैं CEO, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर होंगे अमित अग्रवाल की जगह पर। ध्यान रहे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, यानी CEO नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष अभी भी, चेयरमैन अभी भी नीलकंठ मिश्रा है। ठीक है ना, तो चेयरमैन पूछा जाए तो नीलकंठ मिश्रा, CEO पूछा जाए तो भुवनेश कुमार। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। UIDAI के द्वारा ही आपको पता है आधार जो है ये सेवा शुरू की गई है। ठीक है ना, आधार कार्ड जो आपका सबका है ये UIDAI ने ही जनरेट किया है, बनाया है, डेवलप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये बन गया है छत्तीसगढ़, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन GDP में कन्वर्ट कर रहा है, सकल घरेलू हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ रहा है। कैसे साथियों, ये अभिनव योजना चला रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, और ये अभिनव योजना जो है ना, ये वनों की पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को ये हरित घरेलू उत्पाद से जोड़ने के लिए काफी काम आती है। कैसे, जैसे ये स्वच्छ वायु देती हैं, जल संरक्षण के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ संरक्षित किया जाता है, जैव विविधताएं को यहाँ संरक्षित हो पाती हैं। आप जानते हो ना कि भारत का फेफड़ा कहा जाता है एक प्रकार से छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वन हैं, हालांकि उनकी कटान भी होती है, तो वहाँ पर विवाद भी हो रहा है। अभी आपने न्यूज में जरूर सुना होगा हसदेव वन का, अगर आपने नहीं सुना होगा तो इसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, और मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं हसदेव वन पर आपको बनाऊंगा वीडियो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर मतलब वहाँ के लोग काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हसदेव अरण्य वन करके है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये अब ग्रीन GDP से जोड़ रहा है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। हालांकि मुझे तो जहाँ तक लगता है ये सब कागजों में ही चल रहा है, वही हसदेव वाला मामला दबाने के लिए। हसदेव वाला मामला काफ़ी बड़ा है, आप सर्च कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, समय मिलेगा तो मैं भी बनाऊंगा कभी उस पर वीडियो। रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय BJP पार्टी से यहाँ के CM हैं। रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर बूढ़ा पारा झील है,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तलीबंध तालाब है, और इसके अलावा महाराजा बांध तालाब है, गंगा मुंडा झील है, दलपत सागर झील है। अचान कमान वन्य अभ्यारण्य, अचान कमार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास भी पूछा जाता है, नया बना है क्योंकि। दुर्ग जिला है, बिलासपुर, ये प्रमुख चर्चित स्थल हैं। 5 राज्यसभा में, 11 लोकसभा में सीटें जाती हैं और 90 विधानसभा में सीटें हैं यहाँ पर। 33 जिले हैं। अगला, भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना किस राज्य के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू हुई? तो भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना ये गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में शुरू हुई है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये समुद्र के अंदर नेशनल पार्क है जो समुद्री जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ये भारत का पहला ऐसा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? अभी यहाँ पर पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना शुरू हुई है। जो तटीय और जलचर पक्षियां होती हैं ना, वो काउंट की जा रही हैं। तो ये भी पहली बार हुआ जब भाई पहला राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री, जामनगर में है गुजरात के, तो वहीं पर ये पहली बार जनगणना हो रही है। किसके द्वारा करी जा रही है? तो हाँ, गुजरात के वन विभाग द्वारा और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसाइटी के द्वारा। 3 से 5 जनवरी तक ये चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर नतीजा ये आ रहा है कि प्रवासी पक्षियों की संख्या 300 से अधिक है। प्रजातियां हैं यहाँ पर, प्रजातियां 300 से अधिक, ठीक है। 50 से अधिक प्रजातियां जलचर पक्षियों की हैं। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी 7 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाए। वो 7 योजनाएं कौन कौन सी हैं? नोट डाउन कर लो। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये 2817 करोड़ की है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान 3979 करोड़ की है। कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना 2291 करोड़ की। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना 1702 करोड़ की योजना। उद्यानिकी का स्थायी विकास 860 करोड़ की योजना। कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना 1202 करोड़ की योजना। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना, इसके लिए 1115 करोड़ का आवंटन। टोटल 7 योजनाओं के लिए आवंटन 14,235 करोड़ का है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा इनमें से कहीं से भी, तो याद रखना। कल मैंने ये पेजेस तो आपको दिखाए ही थे कि सब कुछ चैप्टर वाइज है और मैंने ये इसके बारे में भी खूबी आपको बताई थी। इस बार देखो बुक में क्या चीजें हैं खास, कि जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, वो हूबहू यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप पहले मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में और थ्योरी माध्यम में दिया करता था बुक। फिर लोगों की डिमांड आई कि सर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके पढ़ा करते, एक टारगेट मिल जाया करता और ऑप्शन को छिपा छिपा, आंसर को छिपा छिपा करके थोड़ा सा गेस करके पढ़ते। तो हम लोगों ने पिछली बार से, लास्ट ईयर से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाना शुरू किया और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो इस बार भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाया गया, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जहां वन लाइनर की जरूरत है वहां वन लाइनर दिया गया है, जहां ग्राफ की जरूरत है वहां ग्राफ दिया गया है, जहां टेबल की जरूरत है वहां टेबल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी बेहतरी के लिए, मतलब कि जिस प्रकार से ज्यादा स्टूडेंट को समझ में आए, पसंद आए और कम से कम समय में वो ज्यादा चीजें टारगेट कर सके, इस मकसद से ये बुक तैयार की गई है। जब टेबल मिल जाता है ना, तो आप बहुत सारी सिमिलरिटीज टाइप से भी निकाल करके अपने हिसाब से ट्रिक्स बना करके आप तैयार कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये भी हार्ड कोर्ट पर या रबर के मैदान पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर या रबर के मैदान पर खेला जाता है। तो जब दोनों रबर के मैदान है तो उनके खिलाड़ी भी जो हैं वो भी अच्छे लेवल के इसी पर बढ़िया खेल पाते हैं। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत रहा है ना, वही आप नोटिस करोगे ज्यादातर केसेस में यूएस ओपन भी वही जीतता है। तो जगनिक सिनर जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं मेंस का, तो ऐसे जगनिक सिनर इन्होंने इसका भी जीता है। आर्याना सेबलंका ने यूएस ओपन जीता है तो इन्होंने जीता है। तो ऐसा आप ट्रिक अपने मन से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो, क्योंकि जब सारे डेटा आपको एक साथ दिख रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको चीजों को तैयार कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की? तो इसे स्थापित किया है उत्तराखंड ने। महाभारत वाटिका, ये पौधों के संरक्षण के लिए एक अलग टाइप की यहाँ पर वाटिका बनाई गई। वाटिका मतलब उद्यान, या कह सकते हैं एक छोटा सा पार्क, गार्डन कह सकते हैं। वाटिका उसका शुद्ध हिंदी रूप है। तो एक गार्डन बनाया गया है। तो ये महाभारत थीम पर है।
एक्चुअली में। यहाँ पर देखो भीष्म पितामह जी आपको सैया पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं ना। तो ये महाभारत थीम पर आधारित है और इसी बहाने पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है, पौधों का संरक्षण भी हो रहा है। तो इसमें 37 पौधों की प्रजातियां हैं, पीपल, बरगद, हरसिंगार, बहुत सारे ऐसे जो जिनका वर्णन भी महासागर में किया, सॉरी महाभारत में किया गया है। ये भी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे पौधे जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। जैसे गुरुकुल की शिक्षाएं जब दी जा रही थी, गुरु द्रोणाचार्य जी जिस पेड़ के नीचे बैठ करके शिष्यों को शिक्षा देते थे, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर हैं। वो उसकी उसके पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। तो उत्तराखंड के वन विभाग में ने हल्द्वानी एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, उसमें ये किया हुआ है, स्थापित कराया है। ठीक है ना। रामायण वाटिका की स्थापना वाल्मीकि रामायण के पौधों के साथ 2024 में की गई थी। अब ये महाभारत वाटिका है। ठीक है ना। रामायण के बाद महाभारत। अगला आज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफी ज्यादा। राज्यों का इसके लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उधर राष्ट्रीय घटनाएं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ज्यादा लंबा खिंच गया है। जनवरी 2025 में किस राज्य के विद्यार्थियों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया गया? तो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों अपने विद्यार्थियों के लिए 15 दिनों का पठन अभियान शुरू किया है। सोचो, विद्यार्थियों को पठन अभियान करा के पढ़ाना पड़ रहा है, इतना किताबें छूट गई हैं। ये पठन अभियान जानते हो क्या है? इसमें कहा गया है कि सब भैया मोबाइल, टैबलेट वगैरह सब छोड़ो, किताबें पढ़ो, 15 दिन तक रीडिंग लगाओ। ये रीडिंग के लिए कैंपेन चलाया गया है। इतनी लत बढ़ गई है। और एक टाइम पर पहले कहा जाता है कि टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, उसके बाद डिजिटल करेंगे, और फिर डिजिटल करते करते सब पुस्तकें पढ़ना ही भूल गए। अब पाठन अभियान शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस अभियान में सभी सरकारी, सभी निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को शामिल किया गया है कि 1 से 15 जनवरी तक कम से कम 15 दिन तो किताब पढ़ लो। तो छात्रों द्वारा मोबाइल, लैपटॉप आदि के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना, मतलब इसको हटाना, और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में बढ़ रहे ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस का, ये एक्चुअली में HMPV है, HMPV वायरस। कल से ये तूफान मचाया हुआ है। इस पर वीडियो आने वाली थी लेकिन लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। ये जम्मू कश्मीर वाले पर बनाए थे वीडियो, आज हो सकता है इस पर बनाए। फिलहाल ये क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर में ही पढ़ लो अच्छे से। अभी हाल ही में चीन में ना एक वायरस फैल रहा है जो है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये पी का नाम देख करके आप ये मत समझना कि ये पी से बोला जाएगा कुछ। एक्चुअली में निमोनिया की स्पेलिंग आप पढ़ते ही आए होंगे बचपन से ही कि निमोनिया पी से शुरू होता है। तो वो वही है कि मेटान्यूमो वायरस है, तो पढ़ा जाएगा मेटान्यूमो वायरस, और HMPV से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा। ये वायरस चाइना से फैल रहा है बहुत तेजी से, कोविड की तरह ये भी फैल रहा है। और ये अब आशंका जताई जा रही है, वहाँ से जो फुटेजेस आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। आप इमेजेस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बना हुआ है कि कोविड जैसा ये भी है, क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये परेशान करता है, दिक्कत करता है। सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा घातक है। 2001 में ये वायरस पहचाना गया था, लेकिन अब इसी का एक म्यूटेंट वेरिएंट आया हुआ है, म्यूटेशन होकर के नया वेरिएंट आया हुआ है, और जिसका लक्षण भी कोरोना के बराबर का लक्षण है। लेकिन ये वायरस फैल तो रहा है चाइना में, अभी आगे देखना होगा कि ये आगे और दुनिया में फैलता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड में भारत 3.9% हिस्सेदारी के साथ छठवां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। किसका? वस्त्र और परिधान का। यहाँ पर देखिए, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल स्टैंड 3.9%। तो 3.9% की हिस्सेदारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत की है निर्यात में। भारत कुल निर्यात का 8.21% ये इस क्षेत्र से लाता है। भारत टोटल जितना निर्यात करता है उसमें से 8.25% निर्यात टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। और भारत के कुल कपड़ा निर्यात का लगभग 47% अमेरिका और यूरोपीय देशों में जाता है। और ऊनी हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में 19% और 6% के गिरावट हालांकि देखने को मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन रख रहे हैं। दुनिया में छठे स्थान पर हैं एक्सपोर्टर के मामले में, वस्त्र और परिधान के। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और क्विज PDF के लिए NJT ऐप पर जाइए और
लास्ट डे मैंने पूछा था डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को कब की गई थी, तो 1958 को की गई थी। 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इस तरह पूछा था। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 की गति ये है 450 किलोमीटर पर आवर। चाइना में है ये, और चाइना ने इसका प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया है। संतोष ट्रॉफी के उप विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कल मैंने इसको बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ है? ये भी कल की वीडियो से क्वेश्चन लिया गया है, कमेंट करके बताइए। और जा करके ऑर्डर कीजिए बुक फटाफट से, जितनी जल्दी ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी आप तक पहुंचेगी और उतनी जल्दी आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।